आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब न्यू सेंटर ऑफ पावर कहाँ से आए, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड चलता था, मतलब कि 2 पावर्स हुआ करती थी। फिर जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या है, यूएसए रह गया और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड बना। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड किस तरीके से बना है, यही हमने पढ़ना है कि यूएसए के अलावा और भी बहुत सारी पावर्स थी जो एग्जिस्ट हुई हैं। न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है एग्जिस्ट हुए हैं। इसमें आ जाएंगे आपके यूरोपियन यूनियन, फिर एशियान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। चाइना के अलावा आपको ब्रिक्स भी इस चैप्टर में आएगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि क्या है यूएसए को टक्कर देती हैं। यूनियन को पढ़ने के लिए अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जो यूरोप के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन चल रहा था। वो एक दूसरे के साथ जो है हमेशा लड़ते रहते थे। मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आपस में जो है उनकी नहीं बनती थी, वो एक दूसरे के अपोजिट थी, ठीक है। अब उनके सामने ये क्वेश्चन था कि हमको साथ साथ रहना है या फिर हमको अलग हो जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया। इसके बाद ही स्टार्ट होता है यूरोपियन इंटीग्रेशन। अब यूरोपियन इंटीग्रेशन जो है ये कैसे इकट्ठा हुआ है सारा का सारा यूरोप। जैसे कि आपको पता है यूरोप की कुछ कंट्रीज जो हैं यूएसए के साथ थी और कुछ यूएसएसआर के साथ थी। अब यूरोपियन यूनियन जो है इसमें क्या है, सारा का सारा यूरोप जो कंबाइंड होता है वो मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग होता है। अब ये मार्शल प्लान क्या था, यूएसए के साथ जो क्या है यूरोप ने क्या किया, मार्शल प्लान को साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यूएसए ने हेल्प किया यूरोप को इंटीग्रेट होने के लिए, ठीक है। सारा यूरोप इकट्ठा हो गया और यूएसए ने उसको हेल्प की, किसके अंडर, मार्शल प्लान के अंडर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेटो। अब नेटो क्या है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने ये चीज़ बताई है कि जो यूएसए के साथ अगर किसी कंट्री को जाना है तो नेटो को साइन करना पड़ता था। अगर यूएसएसआर के साथ किसी को जाना है तो वॉर्सो पैक्ट को साइन करना पड़ता था। अब यूएसएसआर तो क्या हो गया था, टूट गया था। तो जो यूरोप की कंट्री जो यूएसएसआर के साथ थी वो सारी की सारी कंट्री क्या है, नेटो को साइन करने लगी थी। क्योंकि नेटो जो क्या है एक तरह से एक पावर के रूप में उभर रहा था। अब जो भी नेटो को साइन करता था तो क्या होता था, कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल जाती थी कि अब वो कंट्री नेटो के अंडर हो गई, उसको खतरा नहीं होता था किसी से भी, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर बन जाता था, वो सारी की सारी एक ही नेटो के अंडर आ जाती थी सारी की सारी कंट्रीज। अब इसके बाद आ जाता है आपको ओईईसी। ओईईसी जो है किसके अंडर आ रहा है, ये आपको मार्शल प्लान के अंडर आता है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ओईईसी जो है 1948 में बना है मार्शल प्लान के अंडर। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कोऑपरेशन फोरम, ठीक है। किस लिए थी ये, कोऑपरेशन करने के लिए थी। कोऑपरेशन किस चीज के लिए किया जाता था, ट्रेड के लिए किया जाता था, और इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होते थे वो इसमें बैठ के सॉल्व किए जाते थे, ठीक है। और ओईईसी किसके अंडर है, मार्शल प्लान के अंडर बना 1948 में। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, यूरोपियन यूनियन ने क्या है अपनी जो है पार्लियामेंट भी बना ली थी, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ट्राई किया बट कॉन्स्टिट्यूशन इनसे नहीं बन पाया। फिर इसके बाद क्या है, इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनाई है, ठीक है। और इसके अंडर क्या किया जाता था, काउंसिल ऑफ यूरोप के अंडर किया जाता था पॉलिटिकल कॉपरेशन किया जाता था। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे वो इसी के अंडर बैठ के सॉल्व किए जाते थे। देन उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बनाई यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी। ये बनी है इनकी 1957 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज जो है सॉल्व किए जाते थे। अब क्या है कि जो सारा का सारा यूरोप था वो क्या है, उसकी सारी की सारी कंट्रीज जो है मिलके उन्होंने एक नेशन स्टेट बना लिया कि हम सारे के सारे एक नेशन स्टेट के अंडर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होता है, जब उनके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग आ गई, ठीक है, तो उन्होंने अब क्या किया, सारा का सारा जो यूरोप है वो मास्ट्रिच ट्रीटी के अंडर जो क्या है 1992 के अंदर फॉर्म्ड हो गया था, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म्ड हुई है, 1992 में, ठीक है। और कौन सी ट्रीटी के अंडर हुई है, मास्ट्रिच ट्रीटी के अंडर हुई है। अब क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नेशनल एंथम बना लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है, कॉमन फॉरेन पॉलिसीज बना ली थी कि सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज यूरोप के अंदर है वो सारी क्या है एक ही फॉरेन पॉलिसी के अंडर रहेंगी। इसके बाद है कॉमन सिक्योरिटी, और इन्होंने क्या है, सबने एक ही कॉमन सिक्योरिटी के अंडर चल रहे थे क्योंकि इन्होंने नेटो को साइन किया हुआ था। देन उसके बाद है अपना कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर। जितने भी मतलब जस्टिस और होम अफेयर का जो भी इश्यूज वगैरह होते थे उसमें ये सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे को क्या है, कोऑपरेट किया करती थी। देन इसके बाद आ जाता है आपको सिंगल करेंसी यूरो। सारे के सारे यूरोप के अंदर एक ही करेंसी चलती थी और इस करेंसी का नेम क्या है, यूरो। अब क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या बन गई, एक तरह से सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। मतलब सुपर लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन,
ठीक है। इसके अंदर अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे कि इसको सुपर नेशनल क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, जैसे इकोनॉमिक है, उसके बाद पॉलिटिकल है और उसके बाद मिलिट्री है। ये बहुत सभी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा बेस्ट है, इसीलिए ये सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है, यूरोपियन यूनियन। अब सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर इकोनॉमिकली ये कैसे ग्रो कर रहा है। जो यूरोप है इसको क्या है, जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी माना जाता है आफ्टर यूएसए, ठीक है। और जीडीपी के अंदर ये कितना कर रहे हैं, 17 ट्रिलियन जो है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो यूरो है वो काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भी जो यूरो है उसका काफी ज्यादा शेयर है, मतलब कि यूएसए से भी ज्यादा शेयर जो है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो है यूरो का है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का है। उसके बाद है नेबर इन्फ्लुएंस, और जो नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है यूरोपियन यूनियन से। देन है इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा कर रहा है ना इकोनॉमिकली, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों यूरोप के अंदर है, ठीक है। ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है। जो भी परमानेंट मेंबर होती हैं यूएन के अंदर, उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। तो इससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं। तो यूरोप को एक ये भी फायदा हो गया कि यूएन के अंदर उसकी 2 कंट्रीज जो है परमानेंट मेंबर है। देन उसके बाद है इनमें मैनी नॉन परमानेंट इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर भी जो है ना, यूरोप के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर भी हैं और नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन के अंदर, कहाँ के, यूरोप के। देन उसके बाद है जो यूरोपियन जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं अदर कंट्रीज को भी, जैसे यूएसए को, यूएन को, सभी को प्रभावित करती हैं जो भी इनकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, यूरोप की। देन उसके बाद है डिप्लोमेटिक एंड नेगोशिएशन। ये क्या है, नेगोशिएशन करके, समझौता करके, बातचीत करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है कौन, यूरोप। जैसे कि चाइना के साथ इनका जो है डिस्प्यूट चल रहा था 2 टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से, एक तो है ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेकर, और दूसरा है इनका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। देन इसके बाद आ जाता है मिलिट्री। मिलिट्री के अंदर देखो क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री जो है वो किसकी है, यूरोप की है, ठीक है, आफ्टर यूएसए। देन उसके बाद जो है आर्म रेस के अंदर ये मतलब कि जो वेपन्स वगैरह वो भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इनके पास अवेलेबल है। देन है सेकंड डिफेंस के अंदर, ये जो है डिफेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। देन है स्पेस, और इसके बाद है कॉमन टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, यूरोप। देन है उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूक्लियर एरिजनल। अब इनके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये न्यूक्लियर पावर भी रखते हैं। इसीलिए क्या है, जो यूएसए के बाद जो है यूरोपियन यूनियन भी क्या है, एक पावर बन के उभरी है, और इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब लिमिट्स ऑफ यूरोप, अब लिमिट्स ऑफ यूरोप के अंदर क्या आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। देखो ये सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी रही है, इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी है। अब हम कमियों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पे कमियां रही हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर है यूएस इन्वेशन ऑन इराक। अब यूएसए ने क्या किया, इराक के ऊपर क्या है, इन्वेशन करना था, हमला करना था, कब्जा करना था। तो इन्होंने क्या किया, यूएसए ने इन्वाइट किया यूरोप को। अब यूरोप के अंदर जो क्या है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस है, ठीक है। ब्रिटेन कहता है कि मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, आपकी हेल्प के लिए मैं रेडी हूँ। अब जर्मनी और फ्रांस जो है वो जो है हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते, वो अपोज करते हैं, मतलब कि यूएसए का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर कंट्रीज की आपस में बनती नहीं है। ब्रिटेन हेल्प कर रहा है, जर्मनी और फ्रांस मना कर रहा है। तो यहीं से हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर जो आपस में कंट्रीज का जो है सही तरीके से रिलेशन सही नहीं चल रहा है। देन उसके बाद सेकंड है वो है यूरोस्पेक्टिसिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो यूरोप की कुछ कंट्रीज थी वो यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन होने पर क्रिटिसाइज कर रही थी कि हमको जो है इंटीग्रेट नहीं होना है, उनको कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो डर के अंदर थे, यूरोस्पेक्टिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे थे यूरोपियन यूनियन का वो। देन उसके बाद आ जाता है यूके। यूके ने भी क्या कह दिया, जो यूरोपियन मार्केट है, ठीक है, हम इससे बाहर आएंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद है डेनमार्क और स्वीडन। ये भी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मास्ट्रिच ट्रीटी हुई है, ठीक है, उसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम यूरो को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, डेनमार्क और स्वीडन ने। देन उसके बाद है मैनी मेंबर स्टेट। काफी सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कह रही थी कि हम अपना
खुद का जो है फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, अदर कंट्री के साथ अपने खुद के रिलेशन बिल्ड करेंगे और खुद की डिफेंस पॉलिसीज बनाएंगे। जो यूरोपियन यूनियन ने जो पॉलिसीज बना रखी हैं, ठीक है, जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फॉरेन रिलेशन बनाया, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन की जो कुछ कंट्रीज हैं वो क्या है, मतलब क्रिटिसाइज कर रही थी यूरोपियन यूनियन का कि हमको इंटीग्रेट नहीं होना, हमको अपने तरीके से सिस्टम चलाना है। तो ये थी लिमिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यहीं पे आपका एक पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।